करता हूँ। और एक बात और, हाँ बच्चों, जो रिकॉर्डिंग मैं जो लाइव सेशन का जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग आप टीचमिंट ऐप पे देख सकते हो। यहाँ से पढ़ने के बाद भी दोबारा आप देख सकते हो, क्योंकि वो सेव हो जाता है रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन में। और नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। ओके, जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत अरे भाई वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करे, ये हो गया टॉपिक। जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करे, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, समांतर, जब जब समांतर गति करे। दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा जब लंबवत गति करे। और तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं, तीन ही प्रकार के गति होते हैं, या तो समांतर हो, या लंबवत हो, या फिर थीटा कोण पर गति करे। तो दो तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं थीटा कोण पर गति करे तब क्या होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो ये कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है वैद्युत क्षेत्र, ये है वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। और इसमें एक कण, जैसे मान लो एक कण है, एक कण है, उसका द्रव्यमान यम है, और इस पर आवेश क्या है, इस पर आवेश क्यू है। ये कण यहां से थीटा कोण पर गति कर रहा है। देखो इस दिशा में गति कर रहा है, थीटा कोण पर। कितना कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर। ये हो गया थीटा कोण। थीटा कोण पर गति करे तब क्या होगा, इसका विक्षेपण क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए, मान लीजिए, मानने का काम तो बहुत करते हैं हम लोग फिजिक्स में। मान लीजिए ये वाला पॉइंट 0 0, यहाँ का निर्देशांक 0 0 है। ओके, और चूंकि गति इस दिशा में कर रहा है, और वैद्युत बल इस दिशा में लग रहा है, बल तो धनावेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो बल लगेगा इधर, F इक्वल टू QE, इस दिशा में बल लगेगा। ओके, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ये गति कर रहा है इस दिशा में, है ना, गति इस दिशा में कर रहा है। तो एंगल पर लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक होता है, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हम लोग जानते हैं कि थीटा के तरफ क्या होता है, जैसे मान लो u वेग से गति कर रहा है ये, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो इधर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, इधर हो जाएगा u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा u sin थीटा, है ना, इधर हो जाएगा u sin थीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, इस पर फोर्स इस दिशा में लग रहा है, और कुछ बल इस दिशा में लग रहे हैं, कुछ बल इस दिशा में लग रहा है। तो ये गति किस प्रकार से करेगा, ये गति इसी प्रकार से करता चला जाएगा, और इसका जो है कण इस प्रकार से होगा, मतलब कर्व लाइन होगा, परवलयाकार होगा। इसका गति कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो मान लेते हैं किसी क्षण ये बिंदु P पर T समय के बाद ये बिंदु P पर पहुंचता है, जहां का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी एक्स हो जाएगा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा दूरी, यहां से यहां की दूरी वर्टिकल में हो जाएगा वाई, यहां से यहां की हो जाएगा वाई। इधर हो गया एक्स और इधर हो गया वाई, है ना। तो हम लोग याद करते हैं, सबसे पहले क्षैतिज दिशा में लेते हैं, क्षैतिज। देखिए क्षैतिज दिशा में बल नहीं लग रहा, इसलिए इस दिशा में त्वरण नहीं होगा। तो जिस दिशा में त्वरण नहीं हो उस दिशा में हम लोग क्या लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्षैतिज दिशा में कल भी पढ़े थे हम लोग, क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, या चाल बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए चाल क्या है, क्षैतिज दिशा में चाल क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, है ना।
चाल बराबर है u cos थीटा। ओके, और दूरी कितना है? दूरी देखो क्षैतिज दिशा में x है और टाइम क्या है t। तो हमें क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो टाइम t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? t बराबर हो जाएगा x बटा u cos थीटा। चलो ये टाइम मालूम हो गया, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? विक्षेपण ज्ञात करना है कि ऊर्ध्व दिशा में कितना विक्षेपण होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ऊर्ध्व दिशा में देखते हैं। ओके, ऊर्ध्व दिशा में तो ऊर्ध्व दिशा में क्या है? y। ये दूरी जो देख रहे हो यहां से यहां, ये क्या है? y। तो हमें y ज्ञात करना है, और फोर्स बल भी लग रहा है इसी दिशा में, तो त्वरण भी इसी दिशा में होगा। इस दिशा में त्वरण होगा, तो जिस दिशा में त्वरण हो वहां पे कोई भी अगर मान लीजिए भौतिक राशि ज्ञात करना चाहते हैं तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला y ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ले लेंगे। यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ले लेंगे, है ना। ये समीकरण का प्रयोग करेंगे तो h क्या हो जाएगा? यहाँ पे h बराबर हो जाएगा y, और u रहने दीजिए, u को u ही लिख देते हैं, और t बराबर देखिए निकाल चुके हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? t बराबर हो जाएगा, है ना, u यहां पर t का मान क्या निकाले? x बटा u cos थीटा, है ना। देखिए t का मान x बटा u cos थीटा, तो यहाँ t का मान रख देते हैं u इंटू क्या हो जाएगा? x बटा u cos थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, u देखिए वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में u का मान हम क्या लेंगे? क्योंकि u तो इस दिशा में है ना यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, एक हो गया u cos थीटा और एक हो गया u sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम u के जगह पर क्या लेंगे बच्चों? u के जगह पर लेंगे u sin थीटा लेंगे। u के जगह पर लेंगे u sin थीटा, है ना। और t के जगह पर देखो, t के जगह पर क्या हो जाएगा? x बटा u cos थीटा, x बटा u cos थीटा। तो x यहाँ पे लिख देता हूं, x तो हो गया ये प्लस हाफ जी, तो जी ही रहेगा, और टी स्क्वायर के जगह पर फिर से x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा? u से u कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यक्स रह गया, तो y बराबर क्या होगा? y बराबर यक्स टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, है ना। तो यहां पर यक्स टेन थीटा हो गया प्लस हाफ जी, तो जी ही रह जाएगा, और यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी एक्स स्क्वायर बट्टा नीचे में हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये निकला एक जनरल सूत्र। वाई क्या है यहाँ पे? कण का विस्थापन, ऊर्ध्व दिशा में कण का विस्थापन या कण का विक्षेपन, है ना, ये निकल गया। तो ये वाला भी सूत्र देखिए किस प्रकार से है। ये वाला भी सूत्र हमारा आ रहा है y इक्वल टू ए एक्स। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स हो तो पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में 11 क्लास में पढ़ना था कि इस प्रकार का समीकरण रहता है जब ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर
ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर रहता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर ए है मतलब कुछ है और एक्स है, फिर बी कुछ है, फिर एक्स स्क्वायर है। तो इस प्रकार का जब समीकरण होता है तो ये किस प्रकार की गति का व्याख्या करता है? परवलयाकार गति का व्याख्या करता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण समीकरण उपरोक्त फॉर्म में है, उपरोक्त फॉर्म, उपरोक्त रूप में है, उपरोक्त रूप में है, अतः में है, अतः है ना, अतः क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में कण का विस्थापन या कण का गति, अतः वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र लिख लो, वैद्युत क्षेत्र में कण का विस्थापन, कण का विस्थापन या गति लिख लीजिए, है ना, कण का गति परवलयाकार है, परवलया परवलयाकार है। ओके, वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि उपरोक्त फॉर्म में है ना, ये जो समीकरण देख रहे हो यहाँ पे, वो समीकरण जो है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के रूप में है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो समीकरण है, जो ये वैद्युत क्षेत्र में जो कण का जो गति हो रहा है, वो क्या हो रहा है? परवलयाकार है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे बच्चों कि इस प्रकार का जब समीकरण रहता है तो वो परवलयाकार को दर्शाता है, जिसमें एक एक वेरिएबल, एक वेरिएबल का घातांक, देखिए, जिसमें एक वेरिएबल का घातांक मैक्सिमम घातांक, मैक्सिमम घात कितना होता है? 2, और दूसरा वेरिएबल का घात 1 होता है, तो उस प्रकार की समीकरण को परवलयाकार समीकरण कहा जाता है, जिसका जो परवलयाकार गति को दर्शाता है। उसी प्रकार से ऐसा भी होता है, व्यापक रूप में फार्मूला होता है, लेकिन ये जनरल फार्मूला है। और भी फार्मूले होते हैं। क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सब फार्मूला मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ा होगा, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिर होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, है ना। या फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रहेगा तो 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये सब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो कि परवलयाकार गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परवलयाकार गति को दर्शाता है, ये सब जो फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करे तो उसका गति क्या होता है? परवलयाकार होता है। हम लोगों ने इस प्रकार से ज्ञात किया। ये डायग्राम समझ लीजिए, है ना। नहीं तो हम डायग्राम दूसरे पेज में भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डायग्राम ही मेन है, डायग्राम ही समझना है। ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने लिया और एक कण ले लिया जिसका द्रव्यमान यम है, उस पर आवेश क्यू है। और ये कण जो है जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह कुछ थीटा डिग्री पर कोण गति करता है, सॉरी थीटा कोण पर यह गति करता है। इसका गति इस प्रकार से होता है। जब थीटा कोण पर गति होगा तो इसके इसके जो गति करने का जो वेग है, वो वेग वेग यू वेग से एंटर किया तो यू का दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा यू कॉस थीटा और एक हो जाएगा, इधर देखो, ऊर्ध्व कंपोनेंट जिसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वो हो जाएगा यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। तो इसका गति, जब दोनों इधर से भी बल लगेंगे इधर से भी बल लगेंगे, जो वेग होगा इधर भी होगा, इधर बल तो किधर लगेगा? बल तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा, क्योंकि कौन सा कण है ये? धनावेश है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, बल इस दिशा में लगेगा। तो इसका गति तो इस दिशा में कर रहा है, तो कैसे गति करेगा? ये इस डायरेक्शन में गति करेगा, तो ये परवलयाकार गति होगा। तो मान लीजिए किसी क्षण में कोई बिंदु P पर इसका निर्देशांक x y है, तो भाई यहां से ओरिजिनल पॉइंट से जहां पर 0 0 है, वहां से उस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा? मान लो ये बिंदु यहाँ पे है, तो बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। बिंदु की दूरी x हो जाएगा, यहां से यहाँ की दूरी x, और यहां से वर्टिकल दूरी ये वाला
ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, ये y। तो हमें यही y ज्ञात करना है, पता करना है कि कितना विक्षेपण होता है उसमें, है ना, कण में कौन सा गति होता है, ये पता करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्षैतिज दिशा में देखा। क्षैतिज दिशा में क्या देखा भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल देखो, चाल कितना था क्षैतिज दिशा में, u cos थीटा, और ऊर्ध्व दिशा में क्या है, u sin थीटा। तो चाल क्षैतिज दिशा में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाल क्या लेंगे, u cos थीटा, दूरी कितना तय किया है, x, तो x हो गया, और समय कितना लग रहा है, t समय, है ना, तो t सेकेंड। तो ये x बराबर, सॉरी टाइम बराबर निकल गया x बटा u cos थीटा, हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या लिया, ऊर्ध्व दिशा में, तो ऊर्ध्व दिशा में ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे ऊर्ध्व दिशा में क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, तो इसलिए गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच क्या हो गया, वाई, यू यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है यू का, तो वर्टिकल कंपोनेंट यू का क्या है, यू साइन थीटा, तो वहां पे यू साइन थीटा ले लिया, इंटू टी, टी बराबर क्या है, यक्स बटा यू कॉस थीटा, तो यक्स बटा यू कॉस थीटा रखा, यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो यहाँ पर मैंने y इक्वल टू लिखा यक्स टेन थीटा, और यहाँ पर देखिए जी जी ही रह गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा रूप में है, ये इस रूप में है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के रूप में है। अगर कोई समीकरण इस रूप में हो तो वह समीकरण यह दर्शाता है कि कण का गति क्या हो रहा है, परवलयाकार है ना। और भी जनरल सूत्र होते हैं, व्यापक सूत्र होते हैं इस प्रकार से परवलयाकार के, जो दर्शाता है, जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है ना। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संतुलन की अवस्था में हम लोग समझते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। जब मान लो संतुलन गति नहीं करे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करें कि संतुलन अवस्था में रहे। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण, आवेशित कण का संतुलन। देखिए वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, जैसे मान लीजिए कि ये कोई धनावेश है ना, कोई धनावेश है, तो आवेश, आवेश है तो इसमें द्रव्यमान तो है ही, क्योंकि आवेश, ये आवेश है मतलब एक कण है, कण है तो कोई भी कण में द्रव्यमान तो होता ही है, क्योंकि आवेश बिना द्रव्यमान का तो होता नहीं है। हाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, जैसे मान लो कोई द्रव्यमान है जिस पर आवेश नहीं है, आवेश रहित है, उदासीन है, तो वैसी अवस्था में उस पर आवेश नहीं हो सकता है। लेकिन आवेश पर तो द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान होगा तो इसका भार क्या होगा, इस पर कितना बल लगेगा, बल F बराबर नीचे की दिशा में इस पर बल लगेगा, जिसको हम लोग W भी कहते हैं। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम, क्योंकि इसका मास कितना है यम, इसका द्रव्यमान कितना है यम, तो इसका भार कितना होगा यम जी, नीचे की ओर इसका भार कितना होगा यम जी। अब जरा सोचो, ये जो आवेश है उस पर नीचे की ओर इतना बल लग रहा है, यम जी बल लग रहा है, तो संतुलन करवाना है कि ये गति नहीं करे, है ना। तो संतुलन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसके अपोजिट दिशा में बल लगाएंगे, उतना ही बल लगाएंगे तभी ना संतुलित होगा, तभी ना ये कण जो है किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये धनावेश है, तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में रखना पड़ेगा जिस दिशा में बल हमें लगवाना है। नहीं देखो, वैद्युत क्षेत्र को हम ले लेते हैं इसी दिशा में, तो धनावेश से वैद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगने वाला बल वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, या बराबर क्या होता है QE। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र को इसी दिशा में रख दूं तो इस पर कितना बल लगेगा, F बराबर QE, इस दिशा में लगेगा।
तो संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए, जितना ये वाला बल है उतना ही ये वाला भी बल होना चाहिए, दोनों बल बराबर होना चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में क्यूई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। क्यूई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी हो जाएगा। ये धनावेश के लिए हो गया, है ना। धनावेश के लिए याद रख लीजिए कि उस पर बल जो है या वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। संतुलन रखने के लिए किसी धनावेश को संतुलन अवस्था में रखने के लिए उस पर बल ऊपर दिशा में लगाना, सॉरी, हाँ, बल ऊपर दिशा में लगाना होगा, क्योंकि नीचे मतलब कि नीचे की ओर तो बल लगेगा ही, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो भाई इसको संतुलित करवाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू क्यू ऊपर दिशा में। उसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र किधर रखना पड़ेगा, ऊपर की ओर, है ना। अब हम लोग ऋणावेश ले लेते हैं, समझने के लिए ऋणावेश ले लेते हैं। तो चलिए समझिए, ऋणावेश, मान लीजिए आपके पास एक ऋणावेश है ना, और इसमें क्या है, इसमें द्रव्यमान है, क्योंकि आवेश तो बिना द्रव्यमान का हो नहीं सकता है, कोई भी वस्तु बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे की ओर बल लगेगा, कितना बल लगेगा, mg बल लगेगा। अब संतुलन करवाने के लिए बल इधर इधर ऊपर दिशा में लगना चाहिए, कितना बल लगना चाहिए, F इक्वल टू QE। तो जरा सोचिए, अब हमें वैद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में रखना पड़ेगा, ये कौन सा आवेश है, ये ऋणावेश है। तो ऋणावेश पर बाहर की ओर बल लगाने के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर रखना पड़ता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बल जो है, ऋणावेश के कारण बल जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। बल अगर अंदर की ओर होगा, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा तभी जाकर के बल बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर अंतर आप लोग देख रहे हो, इस कंडीशन में भी क्या होगा, Q इक्वल टू एम जी होगा। लेकिन अंतर क्या देखा आपने, अंतर ये देखा कि धनावेश में वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर था और ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र क्या है, नीचे की ओर है। तो ये आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे नोट में कि किसी ऋणावेश को संतुलन अवस्था में रखने के लिए उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। और धनावेश को संतुलित करने के लिए उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, है ना, यहाँ पर देख रहे हो, इधर नहीं, यहाँ पर देख रहे हो कि धनावेश को संतुलित करने के लिए इस पर मैंने वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रखा है, ऊपर की ओर रखा है ना। तब ये संतुलित संतुलित अवस्था में कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना। जितना नीचे की ओर बल लगेगा उतना ही अगर ऊपर की ओर लगेगा, तभी ये दोनों संतुलित अवस्था में होंगे, है ना, दोनों बराबर होना चाहिए। और ऋणावेश को भी संतुलित करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रखना पड़ेगा, नीचे की ओर रखना पड़ेगा। चलिए ये समझ गए हम लोग। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन कोई नहीं जाइएगा, ध्यान दीजिए। तीन अक्षों में वैद्युत क्षेत्र का परिणामी, तीन अक्षों में, अब मान लो तीन अक्ष है, तीन अक्षों में वैद्युत क्षेत्र का परिणामी, परिणामी मतलब रिजल्टेंट का परिणामी, तीन अक्षों में वैद्युत क्षेत्र का परिणामी। तो जरा समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए, तीन अक्ष मतलब एक्स वाई जेड। मान लीजिए
ये हो गया एक्स अक्ष, है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, और ये हो गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब समझ रहे होंगे, इसके जस्ट लंबवत, तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हो गया जेड एक्सिस। और वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक्स एक्सिस में वैद्युत क्षेत्र होगा, मान लीजिए तीनों अक्षों में वैद्युत क्षेत्र है, तो एक्स एक्सिस में जो वैद्युत क्षेत्र है, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष की दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र है वो है, मान लीजिए ई एक्स, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, वेक्टर ई एक्स। और वाई दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वो है वेक्टर ई वाई, वेक्टर ई वाई, है ना। और जेड एक्सिस में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, वेक्टर ई जेड, वेक्टर ई जेड। अच्छा बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो 11 क्लास में कि दिशा को निर्देश करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, वो एक्स एक्सिस में होता है आई कैप। क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप, है ना। जे कैप क्या होता है, इसको एकांक सदिश बोलते हैं, जे कैप। और जेड एक्सिस में क्या होता है बच्चों, जेड एक्सिस में एकांक सदिश जो होता है वो क्या होता है, के कैप होता है। इसको एकांक सदिश क्यों बोलते हैं, आई जे के को एकांक सदिश क्यों बोलते हैं, ये जानिए। क्योंकि इसका परिमाण जो होता है आई कैप का, है ना, और जे कैप का और के कैप का, ये जो परिमाण होता है ना, परिमाण, ये जो मैं दो गो डंडा जो डाला हूं उसका मतलब है परिमाण। इसका परिमाण होता है 1, इसीलिए बोलते हैं एकांक सदिश, है ना। ये दिशा को दर्शाने के लिए होता है, यूज किया जाता है, इसका परिमाण होता है 1। तो ये आपने देखा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स ई एक्स और ई वाई और ई जेड क्या है, यहाँ एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में या यक्स, ये अक्ष अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इसको मिटाने दीजिए। यक्स अक्ष की दिशा में, है ना, यक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, ई एक्स है। क्या है, ई एक्स, वेक्टर से निरूपित करिए। और उसी प्रकार से वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिख लो, क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है ना। ओके, ई अक्ष है ये। और उसी प्रकार से वाई अक्ष अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई वाई, इसको आप ई वेक्टर से लिखो। जेड अक्ष अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई जेड, ई जेड, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, ई वेक्टर से लिखेंगे। ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा, तीनों का योग, मतलब कि तीनों सदिशों का योग, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर, है ना, तीनों सदिशों का योग के बराबर होगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा। चलिए परिमाण निकाल लेते हैं इसका, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण हो जाएगा, एक्स दिशा को निरूपित करने के लिए परिमाण क्या निरूपित करता है, आई कैप, तो हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई,
है ना, ई वाई जे कैप, ई वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ई जेड के कैप। ये हो गया परिमाण, है ना। परिमाण मैंने निकाला, परिमाण ही तो निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, परिमाण। तो परिमाण मैंने निकाला तीनों का, तो परिमाण क्या हो जाएगा इसका, परिमाण जब निकालेंगे तो परिमाण ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें। परिमाण तीन अक्षों में जब वैद्युत क्षेत्र होंगे तो तीनों अक्षों में जो वैद्युत क्षेत्र होंगे उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई होगा। और ई का मान किसके बराबर होगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लें। चलिए उसके बाद कौन वाला, अचानक बोलती हो डर जाते हैं हो, अभी हम डर गए। अचानक आवाज आया, जानते हो पहले फू करके, मतलब कि हवा का आवाज आता है, फिर बोलती हो तो डर जाते हैं। हाँ ये नहीं समझी, ठीक है हम समझाते हैं, माइक्रोफोन बंद करो। ओके, देखिए हम क्या है, मतलब कि तीन विद्युत क्षेत्र है ना, एक है ई एक्स जो एक्स दिशा में है, एक ई वाई विद्युत क्षेत्र है जो वाई दिशा में है, और एक जेड दिशा में है। तीन विद्युत क्षेत्र है, तो तीनों विद्युत, तीन प्रकार के विद्युत क्षेत्र है। तो तीनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र का परिणामी क्या होता है, तो उसका परिणामी यही होता है, जो कि यहाँ पे देखो, ये तो ये सब तो ऐसे लिखा हूं दर्शाने के लिए कि ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है, ई जेड क्या है। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो ये तो वेक्टर के फॉर्म में है, परिमाण के फॉर्म में ये होता है। तो आई कैप आप लोग पढ़े थे ना 11 क्लास में, सदिश वेक्टर अलजेब्रा, सदिश अलजेब्रा पढ़े थे कि आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में होता है, मतलब कि परिमाण होता है इस प्रकार से। तो उसका परिमाण क्या करते हैं, जो रहता है उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे रहता है उसका अंडर रूट, मतलब ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो तीनों का परिणामी ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र, मान लो अभी अगला एग्जाम्पल देते हैं ना तो उसमें समझ में आ जाएगा, एक अगला क्वेश्चन करवाते हैं उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर है। दो गुलाम का आवेश ऐसे स्थान पर रखा है, दो गुलाम का आवेश ऐसे स्थान पर रखा है, ऐसे स्थान पर रखा है जहां एक्स वाई तथा जेड अक्ष, जहां एक्स वाई तथा जेड अक्ष में वैद्युत क्षेत्र क्रमशः, में वैद्युत क्षेत्र क्रमशः 2 न्यूटन पर कूलाम, है ना, 2 न्यूटन पर कूलाम, 3 न्यूटन पर कूलाम, वह 4 न्यूटन पर कूलाम है, वह 4 न्यूटन पर कूलाम, ये न्यूटन है, 4 न्यूटन पर कूलाम है। आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए, आवेश पर, आवेश पर लगने वाला वाला परिणामी बल ज्ञात करें, बल ज्ञात करें। तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर Q बराबर कितना है, Q बराबर है 2 कूलाम,
और देखिए एक्स अक्ष में, जो कि हम ई अक्ष लिख सकते हैं, एक्स अक्ष में जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, 2 न्यूटन पर कूलाम है। तो ई एक्स वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलाम, और ई वाई वेक्टर इक्वल टू कितना है, 3 न्यूटन पर कूलाम, और ई जेड वेक्टर इक्वल टू कितना है, 4 न्यूटन पर कूलाम। ये दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। एक मैसेज आया हुआ है। हाँ हाँ, अभिषेक सिंह सही है, वेरी गुड। ओके, हाँ तो यस यस यस, गुड गुड गुड। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ई वेक्टर बराबर क्या होगा बच्चों, 2 i कैप। हाँ देखो यहाँ पे ई एक्स आई कैप है ना, ई वाई कैप, ई वाई आई कैप, ई जेड आई कैप। तो हम इसका सबका परिमाण लिखेंगे यहाँ पे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप है ना, प्लस 4 z कैप, 4 k कैप, 4 k कैप। हो गया ना, इसका मैंने परिमाण यहाँ पर लिख दिया। तो भाई अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि अगर इस प्रकार से रहे तो परिमाण, उसका फॉर्मूला होता है परिमाण, ई का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर है ना, प्लस ई जेड स्क्वायर, ये होगा। तो परिमाण क्या निकलेगा, देखो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो। तो कितना हो गया बच्चों, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौकी 16। तो 16 9 25 4 29। तो 29 निकल गया, ये निकल गया परिमाण किसका, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। 3 विद्युत क्षेत्र था यहाँ पे, एक एक्स दिशा में इतना था, एक वाई दिशा में इतना था, और एक जेड दिशा में इतना था। लेकिन सबका परिमाण, सबका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या निकला, √29 न्यूटन पर कूलाम निकला। अब हमें क्या करना है, आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो बल बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है क्यू ई, है ना। तो Q का मान कितना है 2, और E का मान कितना है √29। तो बल बराबर कितना हो गया, 2√29 न्यूटन, है ना। इतना बल लगा, ये हो गया बच्चों, समझ गए ना, यही था। आ गया समझ में। ओके, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, हाथ ही दुखने लगता है। इसके बाद गॉस की प्रमेय एवं अनुप्रयोग, समझ गए ना, ये क्वेश्चन समझ गए। समझ गए बच्चों, 9 बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चे। रीचा और रीचा और आराधना एक ही नंबर से पढ़ रही है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं पढ़ रही है, ओ रीचा पढ़ रही है, आराधना सोई हुई है। ठीक है, अभी बच्चे तो सोने सोते नहीं, इतने बड़े बड़े बच्चे रात में ज्यादा जागते हैं, सुबह में लेट से उठते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है गॉस प्रमेय एवं अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय
एवं अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय एवं अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय, गॉस अंकल का प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे पदों के बारे में जानना जरूरी है, छोटे छोटे परिभाषाओं के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये क्या है बच्चों, ये इसको बोलते हैं होल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? होल इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में पढ़े हो, जो एक बंद सरफेस, बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए समाकलन, समाकलन भी कहते हैं इसको, किसी बंद सतह के लिए समाकलन, होल इंटीग्रेशन मतलब पूरी सतह, कोई भी सतह हो, जैसे मान लो ये सतह, तो इस पूरे सतह का इंटीग्रेशन करना है, तो उसी को बोलते हैं होल इंटीग्रेशन। ये जानना है आपको। तो और भी जानना है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके जानते हैं। पहले ये जान गए आप लोग, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसके पहले जानते हैं समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ध्यान दीजिए। तो प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक वृत्त है, वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, एक वृत्त है, इसे मान लीजिए एक वृत्त है, हाँ, और इसका मान लो कोई एक भाग है, ये भाग इसका नाम दे देते हैं, मान लो ए है और ये बी है। ओके, तो दो भाग हो गया इसका। एक भाग कौन सा हो गया? एक भाग हो गया, एक भाग हो गया ये वाला ए बी, है ना, एक भाग हो गया ये वाला ए बी, और दूसरा भाग हो गया कौन सा? बी ए। दूसरा भाग कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला हो गया बी ए। तो दो भागों में बट गया। तो ये जो भाग देख रहे हो यहां से यहां, ए पढ़ाने दीजिए, ये जो दो भाग देख रहे हो या इसमें से किसी एक भाग ले लो, एक भाग के द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी एक भाग के द्वारा, या बोलो चाप, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? चाप। चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, इसी थीटा कोण को बोलते हैं समतल कोण। किसी वृत्त पर किसी चाप के द्वारा बने कोण को समतल कोण कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे? किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर किसी चाप के द्वारा, किसी चाप के द्वारा बने कोण को, बने कोण को समतल कोण कहते हैं। अच्छा बच्चों, समतल कोण क्या होता है ये जानते हैं, है ना। देखिए समतल कोण बराबर होता है, समतल कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। जैसे ये आपने देखा ना, ये चाप हुआ, ये थीटा हुआ, और ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया? त्रिज्या, है ना। तो समतल कोण बराबर होता है, क्या होता है बच्चों? चाप बटा त्रिज्या। ओके, समतल कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। चाप, मान लो चाप की जो लंबाई है उसको मान लो हम यस से लिखें। मान लो यहां से यहाँ की जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है उसको हम लोग यस से लिखते हैं, मान लो। तो क्या हो गया? यस बटा आर, है ना। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? यस बटा आर। ये हो गया कौन सा कोण? समतल कोण। अब अगर हम डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखें, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखें, तो देखो थीटा को कर देंगे डी थीटा,
और यस को कर देंगे ds, है ना, डी थीटा बराबर ds बटा r, है ना। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, ये हो गया ds। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया, होल इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, इधर भी होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है बच्चों, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों मैथमेटिक्स ही है ना। तो ये हो गया होल इंटीग्रेशन किसका, ds बटा r का। तो देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन डी थीटा, है ना बच्चों, डी थीटा बराबर, यहाँ पे देखो बाहर निकल जाएगा जो कांस्टेंट है, 1/r निकल गया, और अंदर क्या बचा, मतलब डी होल इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ds का। अब जरा सोचो बच्चों, ये छोटी सी लंबाई का, लंबाई छोटी सी चाप का लंबाई है यस, तो ये पूरे लंबाई का, ये पूरे चाप या पूरे परिधि का लंबाई कितना होगा, 2πr होगा। तो इसका होल इंटीग्रेशन क्या निकलेगा बच्चों, इसका थीटा बराबर निकलेगा 1/r गुने 2πr, तो r से r कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा बच्चों, थीटा बराबर निकलेगा 2π, क्या होगा 2π, समतल कोण में समतल कोण बराबर होता है 2π, है ना। क्या निकल गया थीटा, या फिर आप सीधे जब होल इंटीग्रेशन करोगे डी थीटा का, डी थीटा लिख लो यहाँ पे, थीटा बराबर है, क्योंकि इसका होल इंटीग्रेशन किया ना, तो क्या निकला थीटा। तो आप इस तरह से लिखो कि डी थीटा का होल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2π आएगा, ये नोट कर लीजिए। ये हो गया समतल कोण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण, समझ गए ना ये। चलिए, और नहीं तो वीडियोस को देखते रहिएगा, हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और टीचमेंट से हटा देंगे, टीचमेंट में रहता है तो वीडियो आप वहीं से देखते हो, तो टीचमेंट से हटा देंगे और इसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। मेरा चैनल तो मालूम ही है, जय मां शारदा, नहीं नहीं हटा देंगे, आप जय मां शारदा एकेडमी में जाके देखो ना, जय मां शारदा एकेडमी में प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर 1 का, आप वहां से जाके देखिए, हमको फायदा होगा। टीचमेंट से देखिएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। ओके ओके, तो अगला है घन कोण। घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण। तो घन कोण समझ लीजिए, हाँ जी। तो घन कोण को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, अरे गोला बढ़िया से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए गोला है, यहां से लिया, एक गोला ले लेता हूं सर्कल, इसको यहां उठा के लाता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए गोला है और गोले में कोई एक छोटा सा भाग है ना, गोले के अंदर कोई छोटा सा पृष्ठ है, ये मान लो ये छोटा सा पृष्ठ है ना। अब गोले या वृत्त के छोटे से या कोई बड़ा सा गोला या कोई छोटा सा गोला, बड़ा गोला या छोटा से मतलब नहीं है, कोई गोले के पृष्ठ के द्वारा, गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी गोले के छोटे से पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण को बोलते हैं घन कोण, और घन कोण को ओमेगा से लिखा जाता है। घन कोण को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, ओमेगा।
ओमेगा से दर्शाते हैं, तो ओमेगा कहते हैं। क्या लिखोगे बच्चों इसका परिभाषा? कि गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा, गोले, गोला ही नहीं, कोई सतह ले लो, हटाओ गोला क्यों, सतह, कोई बंद सतह, कोई पूरे सतह के छोटे से पृष्ठ द्वारा, ये भी लिख सकते हो। कहां गया इरेजर? ये तो मैं गोला यहाँ पे लिया इसलिए गोला गोला बोल रहा था। तो किसी किसी पृष्ठ या किसी सतह, किसी सतह के, किसी किसी सतह के किसी पृष्ठ द्वारा, नहीं नहीं गोला ही होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गोला ही होगा। एक सेकेंड, किसी सतह नहीं, किसी गोला लिखना पड़ेगा यहाँ, गोला ही होगा। हाँ, किसी गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण या बने कोण को घन कोण कहते हैं। कोण को घन कोण कहते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, गॉस अंकल के नियम को पढ़ने के लिए। बने कोण को घन कोण कहते हैं, ये लिख लीजिए। इसका परिभाषा होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। इसका परिभाषा होता है, एक सेकेंड, परिभाषा होता है घन कोण। घन कोण को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर क्या कर रहा है? ए बेटा दीवार पे नहीं लिखो बेटा, तुमको कितना बार समझाया, देखो ये आज ही लिखा नहीं है, तुम हमको गाली सुनवाएगा बेटा। जिसका घर है, मकान मालिक हमको मारेंगे गाली देंगे तो तुमको अच्छा लगेगा? तो ऐसा नहीं, देखो ना दीवार पे लिख देता है मेरा बेटा, नहीं समझता है। ओके वही तो, हाँ। ओमेगा इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ओमेगा इक्वल टू ए बटा, ए मतलब क्षेत्रफल, ए बटा आर स्क्वायर, ये हो गया परिभाषा। अब इसको हम लोग फिर से सेम प्रोसेस में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ओमेगा का कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा आर स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, होल इंटीग्रेशन। तो डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा इक्वल टू होल इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? डी ए बटा आर स्क्वायर का। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें कांस्टेंट है 1/r² बाहर निकल जाएगा। तो होल इंटीग्रेशन हम किसका करने वाले हैं? डी ए का। डी ए क्या है? ये है डी ए। देखो ये छोटा सा जो क्षेत्र है ना, वो डी ए है, छोटा सा क्षेत्र है डी ए। तो बड़ा, बताओ अब पूरे क्षेत्रफल कितना होगा? जब छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है तो पूरा सा क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग जानते हैं गोला का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं। अरे लिखा क्यों नहीं रहा है? गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। मैथ पढ़े हो ना? तो क्या हो जाएगा? होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 1/r² इंटू 4πr²। तो r² से r² कैंसिल, तो क्या आया? डी ओमेगा बराबर बच्चों, जब डी ओमेगा का होल इंटीग्रेशन किया तो क्या आया? 4π आया। तो ये याद कर लीजिएगा, ये हो गया घन कोण, है ना, घन कोण। डी ओमेगा का होल इंटीग्रेशन किया तो क्या आया? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या आया? 4π। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, और इसको लिख लीजिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें
और इसका प्रैक्टिस करिए, इसका नोट्स वगैरह बना करके हमको जो है आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग भी कुछ मेहनत कर रहे हो। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यही तक रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय एवं अनुप्रयोग। ठीक है ना? चलिए। और हाँ, जो जो बच्चे फीस अभी तक जमा नहीं किए हैं, फीस जमा करें, 2 दिन का समय दिया जाता है, चाहे आप जैसे जमा करना चाहते हैं। चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।